सो स्पेक्ट्रोस्कोपी हम स्टार्ट करते हैं। यूनिट 4 स्पेक्ट्रोस्कोपी। यहाँ पर जो हमारे पास है, वैसे तो मास स्पेक्ट्रोस्कोपी भी है। आप लोग क्वेश्चन देखोगे बेटा उसके भी। तो लेकिन अभी फिलहाल हम जो है वो एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी हम कर रहे हैं। ओके। एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये सारी स्पेक्ट्रोस्कोपीज होती क्या है? स्पेक्ट्रोस्कोपी किसी भी कंपाउंड की एनालिसिस होती है और ये बड़ा एक अच्छी टेक्निक है। आप यूं समझ लो कि अगर आपने कोई भी कंपाउंड डिस्कवर किया है, ओके, कोई भी कंपाउंड अगर आपने डिस्कवर किया है और आपको उसके बारे में स्टडी करनी है कि भाई यार ये है क्या चीज, क्या उसका फॉर्मूला है, क्या उसके चीजें हैं, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है एक्सीडेंटली कुछ चीजें जो है वो डिस्कवर होती हैं। है ना, आपने देखा होगा, थ्योरी आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी, बहुत सारी चीजें एक्सीडेंटली हुई हैं। तो जैसे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, अगर आपको याद हो बेटा कि वो तो अमोनियम साइनेट को हीट कर रहा था, वोहलर की बात कर रहा हूँ मैं, वोहलर अमोनियम साइनेट को वो हीट कर रहा था तो यूरिया बन गया। बात समझ रहे हो? यूरिया बन गया। यूरिया जब बन गया, यूरिया तो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, पूरी हिस्ट्री चेंज कर दी उसने। उसने कहा भाई हम ऑर्गेनिक कंपाउंड हो या इनऑर्गेनिक कंपाउंड हो, वी कैन प्रिपेयर इन द लैब, वी कैन प्रिपेयर इन द लैब। तो तो अब उसने यूरिया बना तो दिया, अब भाई हमने डिस्कस करना है, उसको स्टडी करना है। अब आप देखो हमारे पास डिफरेंट टेक्निक्स हैं। क्रोमेटोग्राफी से आप उसकी प्योरिटी का जो है ना वो आइडिया लगा लोगे कि वो कंपाउंड प्योर है या नहीं है। ओके। क्योंकि क्रोमेटोग्राफी एक सेपरेशन टेक्निक भी है और प्योरिफिकेशन टेक्निक भी है। आपने पता लगा लिया प्योर है इम्प्योर है, दैट्स इट। फिर आप आ गए, आपने कहा यार इसका मॉलिक्यूलर मास क्या है, आइसोटोप्स की इंफॉर्मेशन आपको पता लग गई मास स्पेक्ट्रोस्कोपी करके। फिर आप आए, आपने देखा यार इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, फंक्शनल ग्रुप आपको पता लग गया इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी से। फिर एग्जैक्ट स्ट्रक्चर उसका बिल्कुल एक्सरे, कहाँ पर हाइड्रोजन है, कोई ब्रांच है नहीं है, उसके नेबर में कौन है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है या नॉर्मल एलिमेंट है, रिंग स्ट्रक्चर है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है क्या नहीं है, वो आपको एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी बता देगा। वो आपको क्या बता देगा? एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी बता देगा। तो ये बेसिकली एक कंबाइंड टेक्निक्स है हमारे पास। हम हर टेक्निक करके इंफॉर्मेशन ले लेते हैं और हमें उस कंपाउंड का बिल्कुल एग्जैक्ट एंड एक्यूरेट पता लग जाता है कि वो है क्या चीज। ये चीज है असल में। ओके। तो हम अब एनएमआर को डिस्कस करने जा रहे हैं। एनएमआर होता क्या है? टाइप ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी है, जाहिर सी बात है। तो बेसिकली ये है न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। है ये न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब जो हम एमआरआई करवा रहे होते हैं ना, बायो की बात कर रहा हूँ, आपने शायद चीजें डिस्कस की हो शायद फिजिक्स में। एमआरआई मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, देखो वहां पर न्यूक्लियर का वर्ड यूज करेंगे तो लोग जो है ना परेशान से हो जाते हैं, पता नहीं क्या हमारे साथ होने वाला है, न्यूक्लियर नाम के साथ आ रहा है। एज सच कुछ भी नहीं है। हम कंपाउंड का भी एनएमआर करवा रहे होते हैं। तो हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं आज, दैट इज एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। दैट इज एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। एनएमआर बोले तो न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। ओके। न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब आपको नाम से भी अंदाजा हो रहा होगा, न्यूक्लियर मतलब न्यूक्लियस। न्यूक्लियर का मतलब क्या है? न्यूक्लियस। मैग्नेटिक, behaves as a tiny magnet, behaves as a tiny magnet। बात को समझिएगा जरा गौर से। behaves as a tiny magnet। ओके। जब टाइनी मैग्नेट की तरह वो बिहेव करेगा तो इस इट मींस दैट कि वो रेजोनेट करेगा। क्या करेगा वो?
रेजोनेट करेगा, रेजोनेंस शो करेगा वो। अब इसके पीछे क्या थ्योरी है, क्या चीजें हैं, उसको थोड़ा सा हम देखेंगे। बेसिकली एक इंट्रोडक्टरी क्लास है एनएमआर की। स्पेसिफिकली हम इसको, ऑब्वियस सी बात है, नेक्स्ट पार्ट में हम इसको कर रहे होंगे। तो वो मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड दे दूं इसका कि ये न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी होता क्या है। अब मैंने आपको बता दिया कि जो किसी भी एटम का, एलिमेंट का जो न्यूक्लियस होता है इज एक्टिंग एज अ टाइनी मैग्नेट। अब एक्टिंग एज अ टाइनी मैग्नेट होता क्यों है, होता क्यों है, इसमें क्या चीजें ऐसी होती हैं। तो आपको पता है ना कि इसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। ओके। तो लेट्स सपोज मैंने आपको कहा कि ये न्यूक्लियस है। ओके। और इसमें आपके पास इस तरह से प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं। रैंडम, रैंडम है, रैंडम है। ओके हो गया। आपने इसको एक मैग्नेटिक एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर दिया। आपने क्या किया, उस एलिमेंट को एक मैग्नेटिक एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर दिया। मैग्नेटिक फील्ड में ले गए यार, सिंपल सी बात है, आप उसको मैग्नेटिक फील्ड में ले गए। जब आप उसको मैग्नेटिक फील्ड में लेकर जाओगे, ओके, जब आप उसको मैग्नेटिक, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में लेकर जाओगे, ओके, दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। बहुत ही कॉमन लैंग्वेज में अगर मैं आपको बताऊं कि अगर आपने छोटे वाले मैग्नेट को किसी इन्वायरमेंट में रख दिया, एक्सटर्नल मैग्नेटिक इन्वायरमेंट में रख दिया, तो आप लोग क्या कहते हो बेटा, दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। या तो वो अलाइन हो जाएगा, या तो वो उसके ऑपोजिट हो जाएगा। यही पॉसिबिलिटी होती है ना भाई, या तो अलाइन हो जाएगा या ऑपोजिट हो जाएगा। भाई मैं नया नया क्लास में गया, मैंने एडमिशन लिया कॉलेज में, दो पॉसिबिलिटी हो सकती है। या तो मेरी क्लासमेट से लड़ाई हो जाए, या मैं उनका दोस्त बन जाऊं। तीसरी पॉसिबिलिटी क्या होती है, कुछ भी नहीं है। तो आपने जब अपने इस न्यूक्लियस को एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया, अच्छा बड़ा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक एनवायरनमेंट होता है वो, ये मैं आपको बता दूं, बड़ा टाइट वाला मैग्नेटिक एनवायरनमेंट होता है। तो दो पॉसिबिलिटीज बन गई, या तो ये आपके जो प्रोटॉन्स हैं अलाइन हो जाएं, या तो वो ऑपोजिट हो जाएं। अगर तो वो ऑपोजिट हो जाते हैं तो वो बहुत हाई एनर्जी हो जाएगी। अगर वो अलाइन हो जाते हैं तो उनकी एनर्जी क्या हो जाएगी बेटा, लो हो जाएगी। बहुत गौर से समझिएगा। तो मैंने कहा कि यार, जब आपने इसे मैग्नेटिक इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया, ओके, मैग्नेटिक इन्वायरमेंट, मैग्नेटिक इन्वायरमेंट जब आपने इसे प्रोवाइड किया, तो हमने आपको ये बात सिखाई कि देन यू हैव टू पॉसिबिलिटीज। या तो वो अलाइन हो जाए, या वो ऑपोजिट हो जाए। अगर अलाइन हो गया वो, अगर वो अलाइन हो गया तो लोअर एनर्जी पे चला जाएगा। अगर वो ऑपोजिट हो गया तो हाई एनर्जी पे चला जाएगा। अब मैं आपको बता दूं, चीजें वांट्स टू हैव अ लोअर What are you एनर्जी। talking? What सॉरी। will align and what will opposite? मतलब align हाँ and मैं आप, opposite हाँ क्या मैं फर्क? बताता हूँ, मैं बताता हूँ। चीजें जितनी भी होती हैं, आपने जब बॉन्डिंग पढ़ी होगी बेटा, आपको टीचर ने बताया होगा कि why they are going to make a bond with each other. They want to have stability, they want to gain stability by gaining or losing electron. They want to have a complete octet, they want to have a complete outer shell, whether they are going to have octet, whether they are going to have duplet, but they are going to have a complete outer shell, क्योंकि they would be then would become, then they would become stable, then they would become stable basically. Every atom and element wants to gain stability. तो ऑब्वियस सी बात है, ये जो इन्वायरमेंट आपने इसको प्रोवाइड किया है, वो एलिमेंट चाहेगा कि वो स्टेबल हो जाए। तो सारे के सारे प्रोटॉन जो हैं वो इस तरह से अलाइन हो जाते हैं, इस तरह से क्या हो जाते हैं, अलाइन हो जाते हैं। दैट्स इट। ओके, अलाइन हो जाते हैं। यानी आपको मैं थोड़ा सा और एक एक आइडिया दूं, एक आपका ग्राउंड सेट करूं मैं। भाई लेट्स सपोज ये आपके पास ना इस तरह से
आयरन फिलिंग्स है। क्या है ये? आयरन फिलिंग्स है, रैंडम हुए हैं पार्टिकल्स, छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं आयरन के। आपने क्या किया बेटा, आपने एक छोटा सा मैग्नेट यहाँ ला के रख दिया इस तरह से। तो अब आप देखोगे कि ये जो आयरन फिलिंग्स है ना, ये अपनी रोटेशन चेंज कर लेंगे, अपनी अपनी प्लेस चेंज करेंगे ये। या तो ये आपने जो रखा है इसके बिल्कुल आगे चिपक जाएंगे, एक पैटर्न सेट हो जाएगा, इनका कोई डिजाइन बन जाएगा। फर्दर आपको एक आइडिया होगा, कोई इसका आप एनिमेशन देखोगे ना इसकी, कि किस तरह से वो बिहेव करता है पार्टिकल इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इसी तरह से एक न्यूक्लियस बिहेव कर रहा होता है। तो न्यूक्लियस क्या करता है इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, वो उस मैग्नेट के अलाइन हो जाता है, यानी उसकी लोअर एनर्जी हो जाएगी। जब वो अलाइन हो गया तो वो सारे के सारे प्रोटॉन्स क्या हो गए, कुछ ऐसे हो गए, सबकी डायरेक्शन एक ही हो गई। अब ये सारे कहाँ आ गए, लोअर एनर्जी पे आ गए। कहाँ आ गए ये? लोअर एनर्जी पे आ गए। जब आप दो नॉर्थ पोल वाले मैग्नेट को एक सामने आमने सामने लेकर आओगे, तो वो नॉर्थ पोल वाले मैग्नेट एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तुम्हें फील होगा। तुम्हारे हाथ एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे, तुम्हें बाकायदा फील होगा। दैट इज कॉल्ड द ऑपोजिट। दैट इज कॉल्ड द ऑपोजिट। अलाइन क्या होता है? आपने एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल लिया, एक का साउथ पोल लिया, अलाइन हो गए, लोअर एनर्जी पे चले गए, अट्रैक्ट हो गए। मतलब आप वो सिचुएशन समझो, मैं आपको कहाँ ले जाना चाह रहा हूँ। तो ये लोअर एनर्जी पे आगे सारे के सारे प्रोटॉन्स कहाँ हो गए, अलाइन हो गए, कुछ इस तरह से एक ही सफ में खड़े हो गए, महमूदो अयास, वही वाला चक्कर है यहाँ पे। सब के सब एक ही लाइन में इस तरह हाथ बांध के खड़े हो गए, अलाइन हो गए, लोअर एनर्जी पे चले गए। अब क्या करूं मैं? अब क्या करूं मैं भाई, अब क्या करूं मैं? अब हम क्या करते हैं बेटा, उसके बाद हम क्या करेंगे, तो हम इसको एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। ओके, हम इसको क्या करेंगे, एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। कौन सी? रेडियो फ्रीक्वेंसी हम अप्लाई करते हैं इसमें। कौन सी फ्रीक्वेंसी? रेडियो फ्रीक्वेंसी अप्लाई करते हैं, रेडियो वेव्स। कैसे 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 कैसे? कुछ इस तरह से। जब आप इसको रेडियो फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड करोगे ना, तो ये जो प्रोटॉन है ना बेटा, वो फ्लिप हो जाएगा। प्रोटॉन क्या हो जाएगा? फ्लिप हो जाएगा, फ्लिप। ऐसे फ्लिप हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। इस बात समझ रहे हो? ऐसा हो जाएगा। अगर प्रोटॉन फ्लिप हो गया, मतलब वो तो हायर एनर्जी पे चला गया। आप उसको एक्साइटेड स्टेट पे ले गए, भाई आपके पास आयरन है, आपने उसको हाई टेम्परेचर पे जो है ना बिल्कुल रेड हॉट बना दिया। आपने उसको एक्साइट कर दिया ना, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड स्टेट पे चले गए, थोड़ी देर छोड़ दो फिर ठंडा हो जाएगा, फिर ग्राउंड स्टेट पे आ जाएंगे। क्राइटेरिया क्या है सर, आप ये कर रहे क्यों है सर? क्यों किया आपने ऐसा? अच्छे खासे आपने एलिमेंट को मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड कर दी, फिर रेडियो फ्रीक्वेंसी भी अप्लाई कर दी, उसके प्रोटॉन को फ्लिप करवा दिया आपने। बात समझ गए? हमने प्रोटॉन को फ्लिप करवा दिया। जब हमने प्रोटॉन को फ्लिप करवा दिया, अब क्या होगा, अब जब प्रोटॉन वापस अपनी दोबारा ग्राउंड स्टेट में आएगा ना, तो वो आपको एक सिग्नल देगा। आपको एक सिग्नल देगा। मैं थोड़ा सा रिलेट करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, ओके? मैं थोड़ा सा रिलेट करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, जरा देखिएगा। भाई लेट्स सपोज लेट्स सपोज कि ये हैं आपके पास चार बच्चे इस तरह से। इस तरह से आपके पास चार बच्चे हैं। ओके, सही हो गया जी? ये मैंने इसको कॉपी पेस्ट कर लिया इस तरह से। देखिएगा जरा। देखिए आ गया। देखिए आ गया। थोड़ी तवज्जो चाहिए मुझे अब। चारों बच्चों को मैंने एक रूम में बंद कर दिया इस तरह से। सही है? सेट है? अच्छा, अब क्या किया मैंने, अब एक का नाम ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। ओके। अब रूम के सामने मैंने इन सब की मदर्स को बिठा दिया इस तरह से। बात को समझिएगा जरा गौर से बेटा। आपको मैं एक एक माइंडसेट आपका ग्राउंड बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ग्राउंड बन गया ना बेटा, नेक्स्ट क्लास में आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी। ओके। अच्छा, कैसे? अब क्या होगा कि लेट्स सपोज ये इनकी मदर्स हैं। लेट्स सपोज ये इनकी मदर्स हैं। ओके। चारों मदर्स हैं, रैंडम बैठी हुई हैं। रैंडम बैठी हुई हैं। एक ए की मदर है तो एक बी की मदर है, इस तरह से रैंडम बैठी हुई है वो। ओके। इसको मैं यहाँ ले आता हूँ।
और इस तरह से, एंड देन जस्ट लाइक दैट। ओके। मैंने क्या किया बेटा, मैंने क्या किया, मैंने इस बच्चे को गोद में लिया और इसको ऊपर की तरफ उछाल दिया। मैंने इसको एक्साइट कर दिया। जब बच्चा ऊपर जाएगा, ऊपर से वापस नीचे भी आएगा। अब ऐसे थोड़ी ऊपर ही जाता रहेगा। जब वापस नीचे आएगा तो चीख मारेगा। जब वो चीख मारेगा ना, तो वो चीख बेसिकली एक सिग्नल है। लेट्स सपोज इस ए बच्चे की जो मदर है वो ये है, ये पहचान लगी, ओ मेरा बच्चा मेरा बच्चा मेरा बच्चा मेरा बच्चा। आप इसको समझो यार, कि हमने कंपाउंड को एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया। मुझे नहीं पता वो कंपाउंड कौन सा है, अननोन है। जैसे इस मदर के लिए अननोन है ना मेरा बच्चा इसमें, क्योंकि नजर थोड़ी आ रहा है, आवाज से पहचानेगी वो तो हमने भी कंपाउंड को आवाज से पहचानना है। कंपाउंड की चीखें निकलवानी है हमने। कंपाउंड को आपने रेडियो फ्रीक्वेंसी अप्लाई करनी है उस पर। तो कंपाउंड का जब इलेक्ट्रॉन यानी प्रोटॉन एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, फ्लिप होगा, जब वो अपनी ग्राउंड स्टेट में वापस आएगा ना, तो एक सिग्नल देगा वो। उस सिग्नल को हमने स्टडी करना है कि यार ये सिग्नल किसने दिया। कार्बन ने दिया, हाइड्रोजन ने दिया। हाइड्रोजन ने दिया तो कौन सा हाइड्रोजन है, उस हाइड्रोजन का एनवायरमेंट क्या है। वो CH3 का हाइड्रोजन है, वो अल्कोहल का हाइड्रोजन है, एल्डिहाइड का हाइड्रोजन है, कार्बोक्सिलिक एसिड का हाइड्रोजन है, एमाइन का हाइड्रोजन है। बात समझ रहे हो, तो हम इसको यूं पहचानेंगे। NMR बड़ी इंपॉर्टेंट टेक्निक है, बड़ी मजेदार टेक्निक है। आप तो कंपाउंड की घर तक पहुंच सकते हो इसको स्टडी करके। तो ये है इसका एक मतलब बैकग्राउंड। इस पे मजीद इंशाल्लाह हम फोकस करेंगे कि किस तरह से हम कंपाउंड को आइडेंटिफाई कर रहे होंगे कि वो क्या है क्या नहीं है, किस तरह से हम उसको देखेंगे। अब मैंने आपको थ्योरी तो बता दी इसकी, भाई इस तरह से हम काम कर रहे होंगे। जब भी हम किसी कंपाउंड के स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे थ्रू NMR, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो हम ये करेंगे। ओके। तो इंशाल्लाह इसको कंटिन्यू करते हैं फिर हम ना, यहीं से ही, कल वाली क्लास में।